नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद एक तगड़ा सा पेपर हुआ है सीडीएस का। सीडीएस 1 2024 जिसका एग्जाम हुआ था 21 अप्रैल को। मैथ के इसमें 100 सवाल पूछे गए थे जिसमें एडवांस मैथ का वेटेज ज्यादा था। जनरली 70 के आसपास सवाल एडवांस मैथ से इस पेपर से पूछे गए थे। बहुत ही जबरदस्त पेपर है। पिछले साल से सीडीएस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो सीडीएस 2030 का पेपर था वो भी बहुत बेहतरीन था। उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मैंने इस यूट्यूब चैनल पे करवा रखा है, मैथ्स कांसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। जिस बच्चे ने सीडीएस 2023 के पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा वो जरूर देखो। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि डायरेक्ट सवाल उसमें से उठकर एसएससी के पेपर्स में आए थे। तो इस वीडियो में सीडीएस 2024 में पूछे गए टॉप 50 सवाल मैं आपको कराऊंगा। वैसे 100 क्वेश्चन आए लेकिन 100 में से 85 सवाल ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट होंगे। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक बार बन गए खत्म, वो दोबारा नहीं आने वाले, ठीक है ना। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे, फ्रेश, यूनिक, ताजे, मजेदार होते हैं जो दोबारा से कई कई बार अलग अलग पेपर में रिपीट होते हैं। तो मैं आपको वही 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों यहां पर, ठीक है। जनरली जो 100 क्वेश्चंस का पेपर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन इजी थे, 30 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, हद से ज्यादा मुश्किल, जो एग्जाम में बच्चों को परेशान किए होंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से बैठिए कॉपी पेन लेके और मेरे साथ साथ सीडीएस के इन मजेदार सवालों का आनंद लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये इसकी पीडीएफ है। पीडीएफ इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में तैयार की गई है आप लोगों के लिए। और इसकी आंसर की भी मेरे दोस्तों मैंने यहां पर लगा दी है, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सवाल इंग्लिश में, हिंदी में, इसके 4 ऑप्शन हैं और ये इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ओके, जनरली जो है इंग्लिश हिंदी में एक जगह सवाल होता नहीं क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है भैया। ओके, इंग्लिश में ही पूछा जाता है सवाल। ओके, दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड, जिस पे 1-1 मिनट की डेली शॉर्ट्स अपलोड होती हैं, उस पे मैं सीडीएस के, एसएससी जीडी के जो भी लेटेस्ट पेपर होते हैं उनके जो फिक्स पैटर्न के सवाल हैं वो करवाता रहता हूं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एसएससी जीडी के मैं आजकल सवाल करवा रहा हूं 2024 के यूनिक क्वेश्चंस। आप शॉर्ट से अगर लेटे लेटे भी मोबाइल फोन में देखते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और मेरा पक्का विश्वास है कि डायरेक्ट सवाल आपको आने वाले अपकमिंग सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे इस वीडियो से मेरे दोस्त। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, त्रिकोणमिति का बनाएं जी। बोला गया है यदि cos 79 डिग्री टी है तो cosec 79 डिग्री इंटू 1 माइनस cos 79 डिग्री क्या होगा मेरे दोस्तों। इस सवाल है, जल्दी से देखो, सब जगह 79 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं। cos 79 डिग्री का मान क्या है, t। तो cos 79 डिग्री की जगह आप t रख दीजिए, आंसर आपको t में ही बताना है, 1 माइनस t। ये क्या हो गया बेटा, cosec 79 डिग्री। cosec क्या होता है, ये क्या cosec, cosec होता है 1/sin, 1/sin 79 डिग्री। cosec का मतलब 1/sin। sin थीटा क्या होता है आपको पता है, sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जो sin 79 डिग्री है इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है √1 माइनस cos स्क्वायर 79 डिग्री, यानी कि √1 माइनस टी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन आप कहोगे ऑप्शन में तो है ही नहीं। एक्चुअली ये जो √1 माइनस टी स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो, है भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। √1 प्लस टी, √1 माइनस टी। अगर मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि √1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। नीचे 1 माइनस टी से
1 माइनस टी अंडर रूट से अगर मैं 1 माइनस टी काटूंगा मेरे दोस्तों तो ऊपर भी मेरे दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल था ये, ठीक है, समझ पाए आप? ओके, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन बताएं। सवाल नंबर 2 रेशियो का क्वेश्चन है, और ऐसा सवाल आपने रेशियो का पहले नहीं किया होगा ना देखा होगा जैसा ये पूछा है। सवाल में आपको दो अलग अलग रेशियो दिए, बोला है mn का रेशियो 1:2 है, pq का रेशियो 3:4 है, तो 2m प्लस 4p रेशियो n प्लस 3q किसके बराबर है? आप कहोगे सर mn pq को कैसे कंबाइन करें, कोई रिश्ता ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं सर सॉल्व, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर होना चाहिए, ज्ञात नहीं कर सकते। हो जाएगा। एक्चुअली यहां डाटा का खेल है। m रेशियो n 1:2 है, आपको पता है जब भी रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। m रेशियो n 1:2 है ना। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो m अगर x है तो n क्या हो जाएगा 2x। pq का रेशियो 3:4 है, y से गुणा करूंगा अगर p 3y है तो q कितना होगा 4y, 3y 4y, रेशियो लेंगे तो y कट जाएगा। आपसे पूछा है 2m प्लस 4p रेशियो n प्लस 3, 2m क्या आएगा, m की जगह x रख दीजिए 2x, p की जगह रखेंगे मेरे दोस्तों 3y। जब आप p की जगह ये रखोगे 3y तो 3 चौक 12y हो जाएगा बटे n प्लस 3q। n कितना है बेटा, n है आपका 2x, n का मान 2x है। q कितना है बेटे, q का मान है 4y, 4y की 3 में गुणा करेंगे 12y। तो देखो क्या ऊपर नीचे सेम नहीं बन गया, ऊपर 2x प्लस 12y नीचे 2x प्लस 12y क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सवाल का आंसर आ गया ए ऑप्शन 1:1। बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मजेदार सवाल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों 3, दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है यदि बाहरी वृत्त की आंतरिक वृत्त की परिधि एक विशेष बिंदु पर छूने वाली जीवा की लंबाई 14 है। देखो भाई साहब, यह सवाल लास्ट ईयर के सीडीएस के पेपर में भी आया था 2023 में। आप हमारी 2023 वाली वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा, पूरे यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन है वो, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम। हमने इसकी एक शॉर्ट्स भी बना रखी, इसलिए जो शॉर्ट्स वीडियो का बड़ा फायदा होता है क्योंकि ऐसे कंसेप्ट ऐसी ट्रिक वहां पे पता लगती रहती हैं। कंसेंट्रिक सर्कल जानते हैं, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है। ये कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही जगह है। बोला ये गया है इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की कॉर्ड है जो इनर सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है। बड़े सर्कल की एक जीवा है मेरे प्यारे भी, बड़े सर्कल की एक जीवा है इस प्रकार से जो छोटे सर्कल को एक पर्टिकुलर जगह टच करती है। मान लिया कि बड़े सर्कल की जीवा है ए बी और एक छोटे सर्कल को यहां सी पे टच करती है। बोला इस जीवा की जो लंबाई है वो 14 है, इस कॉर्ड की जो लंबाई है जीवा ए बी की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है दोनों सर्कल के बीच एरिया, यानी कि आपसे ये पूछा गया है, इसे हम रिंग भी बोलते हैं, रिंग का एरिया, या इसे हम सर्कुलर पाथ भी बोलते हैं, सर्कुलर पाथ का एरिया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों डायरेक्ट सॉल्यूशन है कि कभी भी ये शेडेड एरिया, रिंग का एरिया आपसे पूछा जाए ना, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, बड़े सर्कल की कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच भी कर रही है, तो मेरे प्यारे भाई तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों ये होगा पाई ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। ए बी का आधा करना है, पाई ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे बच्चे शेडेड एरिया निकालने के लिए। यहां पे ए बी का मान 14 है, ए बी का मान 14 है तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर हो जाएगा। और वर्बली सवाल को आप कर सकते थे पहला ऑप्शन। बताइए, कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे आया, क्यों का आया, कहां से आया, तो भाई मैं आपको इसका प्रूफ भी समझा देता हूं। आपको पता है कि शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो आ जाएगा।
भाई रेडियस तो पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि माना अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर है, और ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, आप बताओ, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई जो AC की लंबाई है वही BC की लंबाई है, हाफ हाफ। जो AC है वही BC है, बिल्कुल, है ना। यानी कि ये जो लेंथ होगी क्या होगी, ये AB का आधा होगी ना, ये AB का आधा होगी। आप बोलोगे हाँ सर, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, अगर मैं इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाऊं, तो पाइथागोरस से कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB बटे 2 का होल स्क्वायर। यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। शेडेड एरिया कैसे आएगा, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटाना है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो बस पाई से गुणा करना है, पाई से गुणा कर दीजिए, आने गया। यही तो है, यही तो शेडेड एरिया है मेरे दोस्तों, यही तो रिंग का एरिया है। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया घटा दिए, तो जो सर्कुलर रिंग है ना, जो दोनों वृत्तों के बीच क्षेत्रफल है वो आ गया। तो प्रूफ भी हो गया मेरे प्यारे में, लेकिन कंसेप्ट डायरेक्ट ध्यान रखो, समय बचेगा। सवाल नंबर 4 नंबर सिस्टम का रिमाइंडर का है, बताएं जल्दी से। द एक्सप्रेशन, बहुत मजेदार सवाल, महात्मा खुश होगी मेरी ये सवाल देख के। करो, व्यंजक 555 की पावर 777 प्लस 770 की पावर 555 निम्न में से किससे विभाज्य है, 2, 3, 37। यानी कि ये पूछा गया कि ये जो संख्या है ये 2, 3 और 37 में से किस किस से विभाज्य है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन बताने हैं। बताइए, तो हमें एक एक चेक करना पड़ेगा। 2, क्या ये नंबर 2 से भाग होता है, भाई 2 से तो तभी भाग होगा ना जब ये नंबर इवन हो। 555 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर कुछ भी करो ऑड आएगा। ये 777 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर कुछ भी करो ऑड आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ऑड प्लस ऑड होता है इवन, यानी कि ये एक इवन नंबर है बेसिकली, ऑड प्लस ऑड इवन, और इवन नंबर हमेशा 2 से भाग होता है, तो ये नंबर 2 से भाग होगा। अब बात करते हैं 3 और 37। देखो 3 और 37 दोनों का एक हिसाब किताब मुझे मिल जाएगा। बेटा ये जो नंबर होता है ना 111, 111, 111 बड़ा प्यारा नंबर है। 111 का मतलब होता है 3 गुणा 37, यानी कि अगर कोई संख्या 111 का मल्टीपल है तो वो संख्या 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी। अगर आपके पास कोई संख्या इस प्रकार का लिखा हुआ है ट्रिपल ए, तो इसका मतलब होता है a गुणा 111, a गुणा 111 का मतलब 3 गुणा 37। अगर कोई संख्या है ना, एक ही अंक को 3 बार रिपीट करके लिखा गया, तो ये संख्या मेरे प्यारे भाई 3 से भी कटेगी, ये संख्या 37 से भी कटेगी। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 555, ये 3 से भाग होता है। अब कुछ भी पावर करो 3 से कटेगा। ये नंबर 777 भी 3 से भाग होगा, तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। इसी तरीके से 555 में छुपा होता है 111, 111 37 से कटेगा, 777 भी 37 से कटेगा। तो यानी कि ये नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 37 से भी कट रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम सही है। गजब का सवाल है, गजब का। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, फिर से एक और आसान क्वेश्चन। देखो ये वो सवाल हैं जो मुश्किल नहीं है पेपर के लेवल के हिसाब से। पेपर में इससे ज्यादा मुश्किल सवाल आए मैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिनके दोबारा से आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ABCD का रेशियो √4, रेशियो √3, रेशियो √2, रेशियो √1 है, तो ये पूछा है। सवाल में 4 संख्याओं का रेशियो दिया है, रेशियो देके रेशियो पूछा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर जगह डिग्री सेम है, हर जगह पावर 2-2 है, हर जगह पावर 2-2 है, तो कोई परेशानी नहीं। वैल्यू रख दो, केवल A की जगह √4 रख दो, √4 का स्क्वायर 4, B की जगह √3 रख दो, √3 का स्क्वायर 3, C की जगह √2 का स्क्वायर 2, D की जगह √1 का स्क्वायर 1 बटे A स्क्वायर 4 माइनस B का स्क्वायर 3 प्लस C का स्क्वायर 2 और ये -1। तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 3 2 5 3 2 5 1 6 -4 2। नीचे क्या आएगा, 4 -3 1 2 -1 1 और 1 2, तो आ गया 2/2 यानी कि 1। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है बेटा, 1।
इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बस देखने में थोड़ा डरावना सा है, बाकी घटिया है। आगे चलेंगे। आगे के सवाल करने से पहले मैं उन बच्चों को जानकारी दे दूं जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं कि हम रेलवे के आने वाले जो 6-7 एग्जाम हैं कैसे उनमें मैथ तैयार करें। रेलवे का चाहे आप कोई भी पेपर दो, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई का, टेक्नीशियन का मेरे दोस्तों, व्हाटएवर, आरपीएफ कांस्टेबल का, एएलपी का, हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर के बेस्ट सवाल हमने एक बुक के अंदर डाले हैं। रेलवे के 15,000 सवाल को निचोड़ के एक ही किताब बनाई है, वो भी बहुत पतली सी, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज। यानी कि इन 4,000 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके रेलवे के हर एग्जाम की तैयारी कर लोगे और इससे बाहर पेपर नहीं जाना, क्योंकि रेलवे में क्या है कि एक ही सवाल 10-10 बार आता है। 10 बार आपको करना नहीं, एक ही बार करना है, तो कम कंटेंट में सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। रेलवे वाले बच्चे केवल इस बुक से प्रैक्टिस करें। और रीजनिंग की भैया हमारी बुक आई है अभी, बहुत आप लोगों ने इसको बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट किया है, जैसे आपने मैथ्स कंसेप्ट किंग बुक को दिया था, है ना। इस चैनल का नाम मैथ्स कंसेप्ट किंग, आपके सामने रीजनिंग कंसेप्ट किंग, जिसमें रीजनिंग के सारे कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट विद एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस बुक से, केवल इस बुक को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके ही मेरे दोस्तों रीजनिंग के सारे ट्रिक्स सीख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, कंसेप्चुअल बुक है। आगे ये बुक आपको मिल जाएंगी, बुक ऑफलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी, बहुत पतली किताबें हैं। सवाल नंबर 6 बोला, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल 2 और -100 है तो निम्न में से कौन सा सही है। अच्छा, आपको पता है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। क्या समझे? समझना यह था कि अगर किसी समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के आपको रूट्स का सम पता है, रूट्स का प्रोडक्ट पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहां रूट का सम 2 है तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x² माइनस 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट -100 है तो -100, यानी कि ये सी ऑप्शन आना चाहिए। देर इज ओनली वन सच इक्वेशन जो कि होगी x² माइनस 2x माइनस 100 बराबर 0। बात खत्म। तो सिंपल बेसिक सवाल पूछा गया था क्वाड्रेटिक से। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 7 एलजेब्रा चैप्टर से। जैसे कि आपको पता है कि सीडीएस के पेपर में एडवांस मैथ ही ज्यादा पूछा जाता है, अर्थमेटिक मैथ को वहां कोई पूछता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, सवाल में बोला है यदि p बराबर क्यूब रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो p क्यूब प्लस 3bp किसके बराबर है। सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यहां आपको p दिया है, p से आपको कहां पे जाना है, पावर 1 से पावर 3 में। यहां पावर 1 है p की, यहां पावर 3 है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, दोनों साइड से क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कि भाई इस सवाल में इक्वेशन 1 है, इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहां पे जो है 3 हो रहे हैं, p, a और b, तो अपनी मर्जी से वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। अब जैसे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ए है, ऑप्शन में बी का तो कोई जिक्र नहीं है, तो भैया मैं यहां पे काम करता हूं, बी को 0 कर लेता हूं, बी को मैं यहां पे 0 पुट कर लेता हूं, सवाल छोटा हो जाएगा। बी को 0 पुट कर लेते हैं, जैसे ही बी को 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, बी को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। अब बताओ ये क्या आएगा, a² का अंडर रूट ए में बताओ क्या आ जाएगा, a² का अंडर रूट ए में a जोड़ेंगे 2a का क्यूब रूट, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2a। बताओ a² का अंडर रूट ए में से a घटाएंगे तो 0 हो गया, भाई ये चीज तो 0 बन गई, a² का अंडर रूट ए में से a घटाएंगे 0 का क्यूब रूट 0, यानी कि p का मान आ गया। क्लियर है। सवाल में आपसे क्या पूछा, ये भाई मैंने b को 0 पुट कर दिया तो ये बचा जी p क्यूब। अब p क्यूब क्या हो जाएगा बताओ,
अगर p का मान क्यूब रूट ऑफ 2a है, p का मान क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो p क्यूब क्या आएगा, इसका क्यूब करेंगे। अगर मैं p का क्यूब करूंगा तो आएगा 2a आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 2a ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। तो ये सवाल वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो गया। सेम क्वेश्चन अगर कोई बच्चा जीरो टू हीरो बैच में पढ़ता है तो सेम टू सेम सवाल विद सेम इक्वेशन हमने अपनी शीट में करवाया हुआ है, क्लास में सॉल्व करवाया हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सवाल करवाया हुआ है शीट में, ये भी करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है। अभी तक ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है भाई साहब। ठीक है, जो बच्चे कैरविल पे पढ़ते हैं ना हमसे, उनके लिए तो ये सारी चीजें पुरानी हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 बनाएं। सबसे छोटी नेचुरल संख्या n क्या है जिससे कि ये नंबर 910 से विभाज्य हो, है ना। What is the smallest natural number n such that n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 dot 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 into 3 into 2 into n is divisible by 910। यानी कि ये क्या है, ये है 1 से लेके n प्लस 1 तक की गुणा। ये 1 से लेके n प्लस 1 तक की संख्याओं की लगातार गुणा है। बोला है कि n की मिनिमम नेचुरल वैल्यू क्या है कि ये नंबर 910 से कटे। बच्चों अगर ये नंबर 910 से डिविजिबल है तो 910 क्या होता है, 10 गुणा 91, 91 मतलब 13 सत्ते 91। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो संख्या है ये 10 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए, 13 से भी कटनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 आना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर आना 13 जरूर आना चाहिए। 13 कब आएगा, मुझे n का मान स्मॉलेस्ट लेना है। तो बेटा ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट है 12। अगर मैं n की जगह 12 लूंगा, 12 अगर मैं n की जगह 12 लूंगा तो देखो 12 जमा 1 13 आ जाएगा, या 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। और बेटा 1 से लेकर 13 तक की गुणा में बीच में 7 भी आता होगा, तो यहां 7 भी आ गया, 10 भी आ गया, 13 भी आ गया। इसका मतलब ये नंबर 910 से कट गया पूरी तरीके से। तो मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू का लिख सकता हूं, 12 ले सकता हूं। यहां n प्लस 1 दिया हुआ है ना, जोश जोश में कुछ बच्चे 13 बता देंगे, 13 नहीं आएगा 12, कि 12 में 1 ऐड करके ये ऑलरेडी 13 बन जाएगा। तो n की मिनिमम नेचुरल वैल्यू आप यहां पर 12 ले सकते हो। डी ऑप्शन आंसर है। बेहतरीन लेवल का सवाल पूछा गया है, ना आसान ना मुश्किल, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हो जाएं। करें सवाल नंबर 9, फिर से ज्योमेट्री का सवाल। बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में AB 15, BC 20, AC 25 है। अच्छा 15, 20, 25 आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें AC सबसे बड़ी भुजा है, AC हाइपोटीनस होगा। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों ABC। ठीक है, सवाल के अनुसार AB 15 है, BC जो है 20 है, और AC आपका हाइपोटीनियस 25 है। ठीक है, इसके अलावा BP AC पर परपेंडिकुलर है। BP जो है यानी कि 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया AC पर। BP जो है वो AC पर ये परपेंडिकुलर है, ये जो है परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे हाँ सर ये BP, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपसे पूछा ट्राइंगल PAB और ट्राइंगल PCB के एरिया में डिफरेंस क्या है। बेहतरीन भैया, बात मस्त भाई, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो दो ट्राइंगल बनने हैं, ट्राइंगल PAB और ये ट्राइंगल PCB, इनके एरिया में डिफरेंस आपको बताना है। करो बेटे करो। देखो भाई साहब एक बात बताओ, ये क्या है, CVN है। CVN है, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अच्छा ये सब बाद में करना, मैं अगर आपसे पूछने लगूं, मैं अगर यहां से पूछने लगूं कि AP से PC का रेशियो क्या होगा, AP से PC का रेशियो क्या होगा, ये बताओ। AP से PC का रेशियो क्या होगा? तो बेटा डायरेक्ट थ्योरम है, सुन लो फिर से। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस कर्ण पर लंब डाला जाए तो AP से PC का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का स्क्वायर। AP के पास AB है तो AB का स्क्वायर, PC के पास BC है, BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ये कंसेप्ट है।
ए बी से बीसी का रेशियो क्या है, ए बी 15 है, बीसी 20 है, रेशियो है 3:4, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3:4, 3:4 का स्क्वायर करेंगे तो 9:16, 9:16, यानी कि एपी से पीसी का रेशियो 9:16 ही होगा। यह सवाल एसएससी में थोक के भाव में आया है, बट चूंकि सीडीएस है तो आगे पूछा है। बोला है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का डिफरेंस, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के एरिया का डिफरेंस पूछा है। आपको पता है कि ये सीवियन है, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उस रेशियो में होगा। अगर बेस 9:16 के रेशियो में तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 9:16 होगा। एरिया का डिफरेंस आएगा 7, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 7 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। अगर मैं आगे ना भी सॉल्व करूं तो भी उत्तर आ जाएगा। आप बोलोगे सर बेहतरीन कैसे? देखो बेटा, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है, पूरे समकोण त्रिभुज का पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है, पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। मुझे निकालना क्या है, मुझे इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, 9:16, तो डिफरेंस कितना आएगा 7, 9 और 16 का डिफरेंस है 7 बटे टोटल पूरे का एरिया कितना, पूरे का हो जाएगा 9 और 16 25। और नीचे क्या रखते हैं, नीचे हमेशा टोटल रखते हैं, ऊपर जो आपको कैलकुलेट करना है वो रखते हैं। पूरे ट्राइंगल का एरिया ये रहा, टोटल 25 है, 25 में से 7 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बताओ कितनी बार जाएगा। 25 से मेरे दोस्तों 312 बार जाएगा, 2 से 12 6 बार जाएगा, और 6 7 42। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहतरीन लेवल का सवाल है भी। ज्योमेट्री से आगे चलूंगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10 बनाएं। कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चे, सवाल पढ़ लो तसल्ली से तब करना। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्रिएटिव सवाल हैं सीडीएस में बहुत ज्यादा आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन दो कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, यदि 3m³ + 2m² + 5m + n, ये n है, बटे m इज नॉट एन इंटीजर, यदि ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं है, जहां m और n इंटीजर है, m और n इंटीजर है लेकिन ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, देन n इज नॉट डिविजिबल बाई m। क्या ये सही है? देखो m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, सुनते रहिएगा। m इज इंटीजर, n इज इंटीजर, बट दिस इज नॉट इंटीजर। सवाल के अनुसार ये इंटीजर नहीं है, जबकि m और n पूर्णांक है। तो n इज नॉट डिविजिबल बाई m, n इज नॉट डिविजिबल बाई m। क्या ये बात सही है कि गलत है? n इज नॉट डिविजिबल बाई m, क्या ये बात सही है? देखो यहां क्या हो रहा है, बटे m हो रहा है। अगर बटे m हो रहा है तो m से हर एक को भाग दो। भाई 3m³ m से भाग हो जाएगा, 2m² भी m से भाग हो जाएगा, 5m भी m से भाग हो जाएगा, यानी कि ये नंबर ये भी m से भाग हो जाएगा, ये भी m से भाग हो जाएगा, ये भी m से भाग हो जाएगा। अगर n भी m से कट जाए, अगर n भी m से भाग हो जाए तो ये पूरा का पूरा m से डिविजिबल हो जाएगा और इंटीजर आएगा। लेकिन सवाल में बोला गया कि ये इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर नहीं है तो तभी पॉसिबल है जब ये n m से भाग ना हो, यानी कि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। भाई ये भी m से कट जाएगा, ये भी m से भाग हो जाएगा, ये भी m से भाग हो जाएगा। अगर n m से भाग नहीं हुआ तो यानी कि मेरे दोस्तों पूरा डिविजिबल नहीं होगा और भाग करके इंटीजर नहीं आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट, 5 × 8 की पावर m + 2 की पावर 3m इज डिविजिबल बाई 48 फॉर ऑल होल नंबर्स m। किसी भी होल नंबर m के लिए, किसी भी होल नंबर m के लिए यह संख्या 48 से डिविजिबल है। ओके, देखते हैं बेटे। 5 × 8 की पावर m + 2 की पावर 3m, अब बताओ क्या हो जाएगा। ये 5 × 8 की पावर m, ये क्या है 2 की पावर 3m। अच्छा 2 की पावर 3m का क्या मतलब है? 2 की पावर 3m का मतलब है 2 की पावर 3 का 2 की पावर 3 की होल पावर m, यानी कि 8 की पावर m, 8 की पावर m, ठीक है ना।
यहां से 8 की पावर m कॉमन आ जाएगा, 8 की पावर m कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा 5, यहां से बचेगा 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 यानी कि 6 आ जाएगा मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बोला है कि ये नंबर 48 से डिविजिबल है फॉर ऑल होल नंबर्स, ये नंबर 48 से डिविजिबल है फॉर ऑल द होल नंबर्स m। बताओ 48, 48 होता है 6 48। तो आप मुझे बताओ, देखो इस सवाल में एक टेक्निकल चीज छुपी हुई है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर तो मेरे दोस्तों 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर होते हैं। और ये सब कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मुझे इस नंबर को 48 से डिविजिबल बनाना है, 48 से, 48 का मतलब होता है 6 48, 6 48। तो देखो 6 तो आ ही रहा है और 8 की पावर m में 8 भी आ रहा है, लेकिन यहां पे बोला फॉर ऑल होल नंबर्स। अगर आपने 0 होल नंबर, अगर आपने m को 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 6, 6 तो 48 से भाग होगा नहीं। यानी कि होल नंबर की बजाय अगर नेचुरल नंबर होता तो स्टेटमेंट सही होता। या होल नंबर से ऑल होल नंबर से लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। बहुत गहरी बात है बेटे। अगर आप यहां पे होल नंबर 0 इज एन होल नंबर, अगर आप m को 0 लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 6, 6 48 से भाग नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा m की जगह आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये ऑलवेज 48 से डिविजिबल होगा, बट 0 के लिए नहीं हो पाएगा। और 0 इज एन ऑल्सो होल नंबर, दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ए ऑप्शन आंसर है। बढ़िया सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आगे बताएंगे। सवाल नंबर 11 बोला है दो संख्याओं का योग 40 है, संख्याओं का जीएम एएम से 20% कम है, संख्याओं का डिफरेंस क्या है? दो संख्याओं का योग 40 है, उनका ज्योमेट्रिक मीन उनके अर्थमेटिक मीन से 20% कम है, संख्याओं का डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान सुनिएगा बेटे, अगर दो संख्या ए और बी हैं, अगर दो संख्या ए और बी हैं, है ना, 0 से बड़ी, अगर दो संख्या पॉजिटिव हैं, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो अर्थमेटिक मीन होता है उन संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन होता है दो संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट ले लेंगे, रूट ए बी, ठीक है। और हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य होता है 2/1/a + 1/b। ये कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब बोला है दो संख्याओं का योग 20, दो संख्याओं का योग 40 है, तो संख्याओं का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है? वो अर्थमेटिक मीन से 20% कम है। अगर योग 40 है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अगर योग 40 है तो 40 का आधा, 40 को भाई दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे, आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। 40 का आधा 20, संख्याओं का अर्थमेटिक मीन 20 आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा बेटे? ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? तो आप कहोगे सर जो ज्योमेट्रिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन से 20% कम है। 20 को 20% कम करेंगे तो क्या आता है? 16। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन 16 आ गया, 16। तो बेटा संख्याओं का डिफरेंस आपको निकालना है। क्या ऐसी दो संख्याएं जानते हो जिनको जोड़ के 16 आता हो? ऐसी दो संख्याएं, सॉरी, जिनको जोड़ के 40 आता हो, जिनका योग 40 हो और जिनका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अंडर रूट ए बी 16 हो। तो मैंने दो संख्याएं ए और बी मान ली, मैंने दो संख्या ए और बी मान ली। क्या आप ऐसी दो संख्याएं बता सकते हो जिनको जोड़ के 40 आता हो और अंडर रूट ए बी 16? अंडर रूट ए बी का मतलब ए बी बराबर 256 हो। क्या आप मुझे ऐसी दो संख्याएं बता सकते हो हिट एंड ट्रायल से? भाई हिट एंड ट्रायल लगा लो या फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला। 256 क्या होता है? 16 गुणा 16, 16 16 तो 32 होता है, यानी कि 32 8। ऐसी दो संख्या 32 8 है। 32 अट्ठे 256 और 32 में 8 जोड़ूंगा 40, यानी कि संख्याएं 32 और 8 हैं। संख्याएं 32 और 8 हैं, उनका डिफरेंस क्या आएगा? 32 8 का डिफरेंस 24। 24 आंसर है। 32 8 का डिफरेंस 24। ठीक बेटा, आप बोलोगे सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 12 जो कि है टाइम एंड वर्क चैप्टर से। देखते हैं कौन करेगा।
रात के बज चुके हैं 11:30 और मैं कर रहा हूं वीडियो रिकॉर्ड। ठीक है जी, अब ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं जाकर फिल्म देखूंगा नेटफ्लिक्स पे। ये बताओ, बोला है 50 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन की प्रत्येक अवधि के बाद, हर 10 दिन के बाद 5 लोगों का एक ग्रुप काम छोड़ के चला जाता है। काम पूरा करने का समय क्या है? देखो, हम ये मान के चलेंगे कि यहां सारे आदमी बराबर एफिशिएंसी के हैं। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है मैन इनटू डेज। अभी टोटल वर्क क्या होता है? कंसेप्ट क्या है बेटा? टोटल वर्क, कुल कार्य होता है मैन इनटू डेज। सवाल में बोला है कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना है? 2000। हमको 2000 यूनिट काम करना है। 2000 यूनिट टोटल वर्क है। एक साथ काम शुरू किया, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चले गए, तो पहले 50 आदमी है। 50 आदमी ने 10 दिन तक काम किया, कितना काम हो जाएगा? 500। फिर मेरे दोस्तों 5 आदमी छोड़ के चले गए, 50 में से 5 छोड़ के चले गए, 45 आदमी रह गए। 45 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम होगा? 450। फिर 5 आदमी छोड़ के चले गए, 40 रह गए। 40 आदमी अब अगले 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम होगा? 400। यानी कि 50-50 कम हो रहा है ना। फिर अगले 10 दिन में कितना काम होगा? 350। फिर अगले 10 दिन में कितना काम होगा? 300। फिर अगले 10 दिन में कितना काम होगा? 250। ऐसी चलता रहेगा। मुझे देखना है 2000 काम कितने समय में हुआ। 2000 काम कितने समय में हुआ? तो बेटा यही हो गया है ना। ये समांतर श्रेणी में 50-50 का गैप है, ये बीच में एवरेज 400 है। 5 संख्याओं का एवरेज 400 है, तो जोड़ के क्या आएगा मेरे दोस्तों? 2000 आएगा। ये जोड़ के देखो, ये जोड़ के देखो 2000 आ रहा होगा कि नहीं? तो 10 10 10 10 10 कितने दिन लगे टोटल काम होने में? 50 दिन लगे। ये आंसर है बी ऑप्शन। गजब का सवाल, शानदार क्वेश्चन। ठीक है ना। सीजल में भी ऐसा सवाल आ रखा है, करके बताएंगे। अगला सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 13। देखते हैं कौन बालक इस चीज को करेगा। कौन करेगा? यदि x बराबर 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 प्लस 9/10 है, तो कौन सा सही है? देखो जी, ये x दिया है। अच्छी बात यह है कि सवाल में x का मान नहीं निकालना, कैलकुलेट करके x की रेंज निकालनी है, और मैं जल्दी निकाल सकता हूं, है ना। ये सवाल बहुत इजी है, जरा सोचो। ये क्या है? 1/2 प्लस 1/2 में कुछ जुड़ रहा है ना। ये 2 में कुछ ऐड हो रहा है। एक बात बताओ, मुझे बात पता है कि 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। 0.5 1/2 होता है आधा। यहां के एक्चुअली क्या है? 2 में कुछ जोड़ रहा है। अगर मैं 2 में कुछ जोड़ूंगा, अगर मैं 1 को 2 से बड़ी संख्या से भाग दूंगा, अगर मैं 1 को 2 से बड़ी संख्या से भाग दूंगा, तो 0.5 से छोटा आएगा आंसर। आप डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, आंसर छोटा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, कोई नेगेटिव तो आ नहीं रहा, यानी कि आंसर पॉजिटिव आएगा। 0 से बड़ा 0.5 तो आने से रहा, यानी कि आंसर 0 से तो बड़ा आएगा पॉजिटिव, लेकिन 0.5 से छोटा आएगा। तो 0 और 0.5 के बीच में रहेगा x। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। आगे चलने से पहले बता दूं कि इस चैनल की तरह हमारी एसएससी के अलग अलग एग्जाम की एक बुक्स प्रैक्टिस किंग सीरीज में अवेलेबल है। चाहे आप सीपीओ प्रैक्टिस किंग की बात करें, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, सीजीएल और सीएचएसएल की मेंस की कंबाइंड बुक है मेंस प्रैक्टिस किंग। ठीक है बच्चे। और ये मैथ्स कंसेप्ट किंग जो एसएससी की सबसे पॉपुलर बुक्स में से एक है, इसमें मैथ के सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट, शॉर्टकट अवेलेबल है। ये बुक अभी इसकी अपडेट पे काम चल रहा है। नेक्स्ट वीक तक इसका अपडेटेड एडिशन आ जाएगा मार्केट में और बेहतर तरीके से। सीपीओ का पेपर होने वाला है मेरे दोस्तों, मई या जून के पेपर में मेरे दोस्त। तो सीपीओ 2023 के जो पिछली साल सीपीओ का पेपर हुआ था, जो अच्छा पेपर आया था, सीपीओ का पेपर हल्का नहीं था पिछली बार मैथ का, उसके फ्री क्वेश्चंस जो हैं सॉल्यूशन के साथ हमने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिए। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां से डाउनलोड करके इनको जरूर सॉल्व करिएगा। इन सभी बुक्स की फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ डेली, चाहे वो शॉर्ट्स की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी एग्जाम का सॉल्यूशन हम सबसे पहले कराते हैं यूट्यूब पे, है ना।
कोई अच्छा सवाल, कोई नई चीज पूछी जाए, किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन हम सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं। बस कमी बच्चों की है। हमने तो इतना यूट्यूब पे पढ़ा रखा है कि अगर कोई बच्चा उसको ढंग से पढ़ ले तो अच्छा स्कोर तो बहुत दूर की बात है, वो 100% स्कोर कर सकता है, 100%। ठीक है, चलिए सारी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 14। यदि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान क्या है? देखो, ऐसे सवाल का फॉर्मूला होता है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, लेकिन बेटे यहां थोड़ा आसान है मामला। ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5, देखती पता नहीं लग रहा कि थीटा 0 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, 0 डिग्री। क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0 साइन 0 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्या होता है? 1। 5 बराबर 5 संतुष्ट हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री पे ये इक्वेशन संतुष्ट हो रही है। अगर थीटा में 0 रखूंगा तो साइन 0 0, कॉस 0 होता है 1, तो 0 -3। -3 सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन। सवाल में कोई दम बचा नहीं मेरे दोस्तों, ऑब्जर्वेशन से। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15, CDS 1 2024। बताएं कौन करेगा? कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में कंसीडर करो, दो स्टेटमेंट है। द रिमाइंडर इज 0 व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इस बहुपद को x स्क्वायर प्लस 1 से भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। सेकंड है कि रिमाइंडर 0 होगा अगर पॉलिनोमियल को x की पावर 4 प्लस 1 से भाग दें। सबसे पहले पॉलिनोमियल देखो, x की पावर 4 के, x की पावर 4 के प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है। देखो, गुणा में पावर जुड़ जाती है। यहां x की पावर 4 के, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। सबसे पहले तो मैं x की पावर 4 के कॉमन लूंगा इज्जत के साथ। x की पावर 4 के कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से बचेगा 1। अगर मैं x की पावर 4 के कॉमन लूंगा 4 के प्लस 2 में से, तो x स्क्वायर बचेगा प्लस, ये है x की पावर 4 के प्लस 4। मैंने x की पावर 4 के कॉमन ले लिया तो x की पावर 4 बचेगा प्लस, यह है x की पावर 4 के प्लस 6। x की पावर 4 के कॉमन लूंगा तो x की पावर 6 बचेगा। तो हमारा ये पॉलिनोमियल है। अब ये जो चीज है मेरे दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अभी व्हाट इज दिस? भाई यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 ही तो है। भाई साहब क्या आपको दिखाई नहीं रहा? भाई ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां से एक्स की पावर 4 कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 गुणा करो, 1 गुणा 1 1 आएगा। एक्स स्क्वायर की 1 में एक्स स्क्वायर आएगा, 1 की एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर की एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 6 आएगा। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इसका एक फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है और 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी है। यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो भी पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 से भाग देंगे तो भी पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो बोथ स्टेटमेंट सही है। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका मान ज्ञात करें, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करें। सॉरी, अगर एंगल ए 0 से 90 डिग्री के बीच में है, अगर एंगल ए 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो इसका मान ज्ञात करें। देखो बेटा, साइन स्क्वायर ए को साइन ए से भाग देंगे साइन ए, 1 को भाग देंगे साइन ए से तो 1/, साइन ए ना, पहले 1 को भाग दे दो साइन ए से, 1/, साइन ए। और अगर 5 साइन ए को साइन ए से भाग दिया जाए तो +5, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये जो चीज है ना साइन ए प्लस 1 साइन ए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे सर ऐसा क्या इंटरेस्ट है? ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर ए पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो a प्लस 1/a की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 2 होती है। मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है। यानी कि अगर a एक पॉजिटिव नंबर है
तो a+1/a का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मिनिमम वैल्यू 2 होगी, a+1/a का मान हमेशा 2 से बड़ा आएगा। अब यहां पे एंगल ए का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर एंगल ए का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब साइन ए विल बी पॉजिटिव, साइन ए विल बी पॉजिटिव। बोलो बात को समझे। अगर एंगल ए का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो साइन ए विल बी पॉजिटिव। आप बोलोगे हाँ जी सर। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो कितनी आएगी 2, और 2 + 5 यानी कि 7, 7 ही सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन मेरे दोस्तों यहां पर करेक्ट बनता है। ठीक है, सवाल में कोई बहुत ज्यादा परेशानी है नहीं। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर है 17 बनाए। व्हाट इज द, ओके बेहतरीन क्वेश्चन आ गया बेटे आपके सामने, बेहतरीन सवाल बताओ। सेम टू सेम ये सीरीज का क्वेश्चन हमने अपनी जो है बैच में करवा रखा है, शीट में है सेम टू सेम सवाल। 3/1² इंटू 2² 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3² इंटू 4² प्लस डॉट डॉट, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, किसके बराबर, अप टू इनफाइनाइट। नाउ लिसन बेटा, ऊपर जो चीज दी है ना वो नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस है। नीचे क्या है 1 और 4, 1 और 4 का ही डिफरेंस है 3। 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है 2² - 1², 4 - 1 3, और नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे है 1² इंटू 2² प्लस ये 4 और 9 है, ऊपर क्या है 5, 5 क्या होता है 3² - 2², 3² - 2² बटे 2² इंटू 3²। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस ये क्या बेटा 9 और 16 7, ऊपर क्या है 7 का मतलब 4² - 3², 4² - 3², और नीचे क्या है बेटा, नीचे है 3² इंटू 4², 3² इंटू 4²। ये भाई ऊपर क्या है 9 और 16, ऊपर क्या है 9 और 16 का डिफरेंस 7, और ये प्लस डॉट 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 जा रहा है आगे तक, ये बात। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मुझे खुद बताओ बच्चे, जल्दी से आप मुझे बताना, कर नहीं सकते। अगर आप 2² को 1² 2² से भाग देंगे तो 1/1² माइनस 1² को 1² 2² से भाग देंगे तो 1/2²। बिल्कुल ऐसे यहां पे देखिएगा, 3² को 2² 3² से भाग देंगे तो 1/2² माइनस, और यहां 2² को 2² 3² से भाग देंगे तो 1/3², है ना, भाग दे दो अलग अलग। अब 4² को 3² 4² से भाग देंगे तो 1/3² माइनस 3² को भाग देंगे 3² 4² से तो 1/4², और यही सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। चूंकि सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है तो यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई देखो ये कट गया, माइनस का 1/3² प्लस 1/3² कट गया, ऐसे कट जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट तक सब कटता चला जाएगा, सब कुछ नेस्ता नाबूद हो जाएगा, बस शुरू का ये बचेगा 1/1 यानी कि 1 ये बचेगा, और ये सवाल का आंसर भी होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, ओके, मुझे लगता है मेरे भाई को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 18, लैडर फ्रैक्शन का बताएं। लैडर फ्रैक्शन का इस सवाल है और शानदार सवाल है। 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e बराबर 421/972 है। तो पूछा है a गुणा b गुणा c गुणा d गुणा e का मान ज्ञात करें। देखो, यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए बी सी डी का मान निकालेंगे तब जाके होगा सॉल्व। ट्रिक मैंने बेटा आपको इसकी बता रखी है ना, डिटेल भी वीडियो बना रखी है, और 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट की मैथ्स वंडर इन सेकंड यूट्यूब चैनल पे इसकी शॉर्ट्स भी है। 1 मिनट में मैंने शॉर्टकट समझाया हुआ है ना, बेहतरीन। देखो ये 1/, तो यहां भी अगर मैं 1/, लिखूंगा, अगर मैं यहां भी 1/, लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, हो जाएगा बेटा 1/972/421, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो है क्या निकालना है, ए बी सी डी का मान निकालना है, प्लस कितनी बार है 4 बार। तो 972 को मुझे यहां पर कुछ नहीं करना, भाग देना है 421 से,
बस केवल भाग देते जाना है और कुछ नहीं करना। 421 से भाग देंगे 972 को, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा मेरे दोस्तों 2 बार। 842, 842, कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये बचेगा 130। 130। अब 130 से वापस भाग दोगे 421 को, किससे भाग दोगे? 131 से वापस भाग दोगे 421 को, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 130 दिया 390, कितना बचेगा? 31, 31। अब इस 31 से वापस भाग दोगे किसको? पिछले वाले नंबर को, यानी कि 130 को, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 31 चौका 124, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 6। अब इस 6 से वापस भाग दोगे किसको? पिछले वाले नंबर यानी कि 31 को। तो सक्सेसिव डिवीजन यहां पे करना है। 6 से 31 जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30, क्या बच गया? 1 बच गया, फाइनली 1 बच गया, 1। ठीक है बेटा, 1 बच गया फाइनली। ओके, आप बोलोगे हाँ सर 4 बार मैंने भाग दिया, 1 2 3 4, कि यहां पे प्लस भी 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार एक्शन है, 4 बार भाग दोगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों जो आपका बचा है ये आपका ई है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इनकी गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, कितना आएगा बेटे? तो 2 तिया 6 चौक 24, पंजे 120, छिक्का 720। इस सवाल का आंसर है 720। 720। मजा आया? सबसे आखिर में जिस नंबर से भाग देते हैं वो आपका ई है। बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, उससे भी ज्यादा गजब किसकी शॉर्ट ट्रिक है। आगे चलिएगा, सवाल नंबर बेटे आपके सामने आएगा 19। ये बताएं, बोला एक घन मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। एक क्यूबॉइड जिसका एज 14 सेंटीमीटर है, उसके हर एक एज पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पीले रंग का सर्कल रंगा गया है। बिना रंग किए सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस? देखिए मेरे प्यारे भाई, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, और 6 के 6 फेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं। एक घन में 6 सतह होती हैं, और 6 की 6 सतह स्क्वायर होती हैं, वर्ग होती हैं। क्यूब का मेरे दोस्तों, एक क्यूब की हर एक एज, हर एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब उसके हर एज पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल बनाया गया पीले रंग का। तो भाई साहब ये मेरे दोस्तों बनाया गया सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है? 7। ये सर्कल बनाया गया मेरे दोस्तों पीले कलर से, रंगा गया है पीले कलर से। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अगर यहां पे क्यूब की एज 14 है तो इस सर्कल की जो रेडियस है 14 का आधा 7 दी हुई है, यानी कि सर्कल जो है इस स्क्वायर की चारों भुजाओं को टच करेगा। है भाई, यहां पे सर्कल की रेडियस 7 बोली है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 14, जो कि क्यूब की एज के बराबर है ना, वर्ग की साइड के बराबर है। इसका मतलब मेरे दोस्तों इस सर्कल जो है बिल्कुल स्क्वायर की चारों भुजाओं को टच करेगा। तो आपसे पूछा बिना रंग किए हुए एरिया बताओ, यानी कि मुझे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटाना है। भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगर स्क्वायर की साइड 14, 14 का स्क्वायर। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो डायरेक्ट उसका एरिया 154 होता है। ये आ गया अनशेडेड एरिया। ये वाला एरिया आ गया जो अनशेडेड है, जो अनपेंटेड है, जो पेंट नहीं किया गया, ये आ गया है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा का वर्ग, उसमें से सर्कल का एरिया घटा देंगे 154, ये आ गया। लेकिन बेटा क्यूब के तो 6 फेस होते हैं, ये तो एक ही फेस का निकाला मैंने। ऐसे क्यूब के 6 फेस हैं तो क्या आएगा? एरिया मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर आएगा। तो 6 - 4 2, 2 छिक्का 12, 2 एंड में 2 आएगा, ये आंसर है 252। सी ऑप्शन करेक्ट है, 252। 196 में से 154 घटाएंगे 42, 42 का 6 गुना, 252 इज द आंसर। सवाल नंबर 20, और दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, बच्चे 10 सवाल। बोला एबीसीडी काम को 3, 6, 9, 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अतिरिक्त एक समय में प्रत्येक घंटे केवल एक ही आदमी काम कर सकता है। एक घंटे में एक ही आदमी काम करेगा और कोई भी आदमी लगातार 2 घंटों तक काम नहीं कर सकता। यह जरूरी नहीं कि हर कोई काम करे भाई, कोई जरूर ना हर सबसे काम करवाएं। तो काम पूरा करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा? देखो, सबसे ज्यादा फास्ट कौन है? ए और बी। तो भैया मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ए और बी से ही काम करवाऊं। मैं सी डी को तो लगाऊंगा ही नहीं काम पे, ये तो स्लो आदमी है। ठीक है, तो भाई ए काम कर सकता है 3 घंटे में अकेले, बी काम कर सकता है 6 घंटे में। तो मैंने टोटल वर्क को मान लिया 6। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां पर 1। 6 यूनिट काम करवाना है, जल्दी से जल्दी करवाना कि मिनिमम कितने समय में काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ए से करवा लो काम, ए फास्ट है, ए 2 कर लेगा। ठीक है भैया। अब अगले दिन भी मेरे दोस्तों ए से करवा लो, ए 2 कर देगा। लेकिन कोई भी आदमी 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, फिर मुझे मजबूरी है कि बी से करवाना पड़ेगा। अब बी कितना काम करेगा? 1 यूनिट, 2 2 4 1 5, यानी कि 3 घंटे तो हो चुके। फिर बी से करवा लो 1, यानी कि 6 यूनिट काम हो गया, 4 घंटे लग गए। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, कोई इसमें दम नहीं था। सवाल नंबर 21 मेंसुरेशन का। 7 सेंटीमीटर रेडियस और 0.16 मोटाई की एक गोलाकार धातु की प्लेट के लिए 150 डिग्री के कोण वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। शेष टुकड़े को त्रिज्या आर के गोलाकार मनके में ढाला गया है। सेंटीमीटर में आर का मान क्या है? बेहतरीन, मतलब इससे जबरदस्त सवाल बन नहीं सकता। आप ये समझो कि गोलाकार प्लेट एक सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, और इसकी मोटाई भी है मेरे दोस्तों। इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई 0.16 mm है। इससे एक सेक्टर निकाल दिया जाता है 150 डिग्री का। 150 डिग्री का एक त्रिज्यखंड निकाल दिया जाता है 150 डिग्री का। अगर मैं 150 डिग्री का त्रिज्यखंड निकाल दूंगा तो ये बचा कितने का? 210 डिग्री का बचेगा। ये तो बोला है 150 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा जाता है। शेष टुकड़ा जो है, तो शेष टुकड़ा जो होगा वो ये वाला होगा, ये टुकड़ा होगा, ये 210 डिग्री का सेंट्रल एंगल है। अब इसको मेरे दोस्तों पिघला के एक जो है बनाया जाता है मेरे दोस्तों स्फेरिकल बेड, एक मोती बनाया जाता है गोलाकार। तो आपसे पूछा उस मोती की रेडियस कितनी होगी मेरे प्यारे भाई। तो आपको क्या करना है, सभी बच्चे को पता है कि यहां से सर हमको वॉल्यूम को इक्वल कर देना है, वॉल्यूम को। अब ये बताओ कि ये आप इसको सर्कल मत समझिएगा, सर्कुलर प्लेट है, इसकी कुछ मोटाई भी है। ये तो आपको ऊपर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसकी मोटाई भी है 0.16 मीटर। अब आप कहोगे सर हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मूला तो है नहीं। देखो, कोई भी 3D फिगर जो ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी है, भाई ये जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है वैसे ही नीचे भी होगा और मोटाई होगी 0.16। कोई भी 3D फिगर जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये कंसेप्ट है फॉर एनी 3D फिगर, आड़ी टेढ़ी काली भेड़ी कैसी भी हो, अगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है तो बेस का एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई, हाइट मतलब मोटाई। अब आप मुझे बताओ सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये पाई है, रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों? 7 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा कितना है मेरे दोस्तों? यहां पे 150 डिग्री का निकाले तो 210 का बचेगा, है ना। 360 माइनस 150, 210, 210 बटे 360 इंटू मोटाई कितनी है? 0.16 mm। mm को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 10 आ जाएगा। बात समझ में आई ना? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, 10 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको रेडियस सेंटीमीटर में बताने। ये आ गया सर्कुलर जो है, ये हमारी जो मेटल प्लेट है ना, उसमें से 150 डिग्री का सेक्टर निकाल दिए, इस बचे हुए का वॉल्यूम आ गया। अब इसको मेरे दोस्तों हमने बनाया, एक स्फेरिकल बीड बना दी है, मोती बना दिया। उस मोती का वॉल्यूम क्या होगा? स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वल होना चाहिए। मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है। देखिए पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। क्या क्या कट सकता है मेरे दोस्तों? यहां पे 30 से जाएगा 7 बार, 30 से जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार, 12 बार अभी 3 से मेरे दोस्तों आपका 12 जाएगा भाई साहब, 3 से 12 जाएगा आपका 4 बार। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों ये देखिए
4 चौक 16, 16 से मेरे दोस्तों कट जाएगा ये 0.16, 0.01 बार। 0.01 को 10 से भाग देंगे, 0.01 को 10 से भाग देंगे तो 0.001 हो जाएगा। तो सवाल तो बहुत सरल हो गया। ये मुझे क्या लेना है, आर का मान निकालना है तो क्यूब रूट लेना है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 7 स्क्वायर गुणा 7, 7 का क्यूब रूट 7 हो गया, 7 स्क्वायर गुणा 7, 7 का क्यूब रूट 7, 0.01 का क्यूब रूट 0.1, यानी कि 0.7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन 0.7। वेरी इजी, कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन इसमें नहीं थी, बट ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 22। ये बताओ, ये सवाल तो ऐसा है जीपी का जो बच्चों ने पर्सनली मेल करके ये पूछा है डाउट में। शानदार सवाल है। मान लीजिए कि पॉजिटिव नंबर A1, A2, A3 अप टू A3n ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। A1, A2, A3 अप टू n का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो P है। देखो ये 1 से लेके 3n तक आ रहा है, 3n संख्याएं हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। A1 से लेके an की संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन P है, और an+1, an+2, an+3, a3n इनका ज्योमेट्रिक मीन Q है। ठीक है, तो आपसे पूछा 3n संख्याओं का जीएम क्या है, इन सभी संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, और आंसर बताना है PQ की फॉर्म में। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। देखो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास दो संख्याएं एग्जाम्पल के लिए a और b, तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास n संख्याएं हैं, n संख्याएं जैसे कि A1, A2, A3 डॉट 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 कहां तक, an तक, अगर आपके पास n संख्याएं हैं, n संख्याएं, तो n संख्याओं का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा मेरे प्यारे भाई, वो कैसे निकालते हैं, इन सब की गुणा करो, इन सब की गुणा करिए भाई, A1 से लेके A1, A2, A3 n संख्या, इन सब की गुणा करो और मल्टीप्लाई करके क्या लेना, आपको nth रूट लेना है। दिस इज द कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। यानी कि अगर दो संख्याओं को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, गुणा करके अंडर रूट ले लो, तीन संख्याओं का निकालना है, गुणा करके क्यूब रूट ले लो, चार संख्याएं दी हुई हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, गुणा करके फोर्थ रूट ले लो। संख्याएं पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव संख्या को ही निकलता है। 6 संख्याएं हैं, गुणा करके सिक्स्थ रूट ले लो। तो ये कंसेप्ट है। अब ये सवाल है, हमारे पास A1 से लेके A3n तक 3n संख्याएं हैं। बताओ बेटा P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा मेरे दोस्तों, P हो जाएगा nth रूट ऑफ A1, A2 अप टू डॉट 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 an, है ना। A1 से an तक की, A1 से लेके an तक n संख्याएं, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, P बोला है। बोला है क्यों इन संख्याओं को ज्योमेट्रिक मीन है, तो क्यों कैसे निकलेगा भाई, n+1 से लेके 3n तक कितनी संख्याएं होती है, 2n। अगर n संख्या ये है तो बची कितनी संख्या है, 2n। इनका मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, मल्टीप्लाई करो an+1 इंटू an+2, और कहां तक जाएगा मेरे दोस्तों, A3n। ये 2n संख्याएं मेरे प्यारे भी 2n संख्याएं हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2n। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मुझे इन सभी संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। देखो बेटे, अगर मुझे यहां से nth रूट हटाना है तो दोनों तरफ से पावर n करना होगा। अगर मैं दोनों तरफ से पावर n करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से पावर n करूंगा तो ये nth रूट हट जाएगा। अगर मुझे यहां से 2nth रूट हटाना है तो दोनों तरफ से पावर 2n करना होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से पावर 2n करना पड़ेगा, पावर 2n। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए पहले क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए पहले इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है। बताओ अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, तो जरा मुझे ये बताओ क्या आएगा। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा तो A1, A2, A3 है भाई, डॉट 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 भाई, ये इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा A3n। A1 से लेके अप टू कहां तक, A3n, इन सभी संख्याओं की गुणा होगी, किसके बराबर आएगा, इन दोनों की गुणा, P की पावर n इंटू Q की पावर 2n। P की पावर n इंटू Q की पावर 2n। देखो पावर n यहां भी है, पावर n यहां भी है, बस यहां 2n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं
पी क्यू स्क्वायर की पावर n, पी क्यू स्क्वायर की होल पावर है n। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ओके। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर की होल पावर n हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये a1 से लेके a3n तक की संख्याओं की गुणा आ गई। ठीक है, सवाल यहां तक भी बन सकता था, आपसे क्या पूछा, इन संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन। ये कितनी संख्या है? 3n संख्याएं। तो 3n संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन होगा कि गुणा करके क्या ले लीजिए, 3nth रूट ले लीजिए। 3nth रूट ले लीजिए। 3nth रूट का मतलब पावर 1/3n। 3nth रूट का मतलब पावर 1/3n। ये तो समझ गए होंगे ना कम से कम आप। भाई किसी भी संख्या का मेरे दोस्तों अगर हम 1/n करते हैं, पावर 1/n करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, nth रूट होता है। हमने यहां पे पावर क्या किया है, इसका 3nth रूट लिया है, यानी कि पावर 1/3n करना है, तो n से n कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, पावर 1/3, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा p की पावर 1/3, और यहां क्यू स्क्वायर की पावर 1/3 करेंगे तो क्यू की पावर 2/3। तो p की पावर 1/3 इंटू क्यू की पावर 2/3, ये आना चाहिए, जो कि मेरा डी ऑप्शन है। भाई शानदार लेवल का सवाल है, शानदार लेवल का, बहुत धीरे 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 करके मैंने आपको प्यार से समझाया है, और बच्चों को समझ में भी आया होगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 23 बनाएं। बोला साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 साल में 3 गुना हो जाती है, 20 साल में n गुना हो जाती है, n का मान क्या है? ध्यान सुनिएगा। देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है। बोला साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 साल में 3 गुना हो जाती है। अगर कोई धनराशि 8 साल में 3 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। ब्याज कितना मिला, दुगना। भाई कोई धनराशि 1 से 3 हो गई तो ब्याज तो 2 ही रुपए मिला ना, 3 गुना होने का मतलब। तो आप मुझे बताओ, 8 साल में अगर 2 ब्याज मिला है तो 20 साल में कितना ब्याज मिला होगा, जल्दी से बताओ। 20 साल में बताइएगा। 8 का 2.5 गुना होता है 20, 8 की 2.5 में गुणा करेंगे 20 साल आएगा, 2 की 2.5 में गुणा करेंगे 5, यानी कि 20 साल में आपको ब्याज कितना मिला होगा मेरे दोस्तों, 5। यानी कि 5 आपको ब्याज मिला होगा तो धनराशि कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना। नहीं समझे, 1 रुपए इन्वेस्ट करो, आपको 5 ब्याज मिल जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 1 से अमाउंट 6 हो गया, कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। 6 गुना होने का मतलब n की वैल्यू 6 है, यही आंसर है, बी ऑप्शन, है ना। अक्सर बच्चे फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, वो सब आपको नहीं करना है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 24 है टाइम एंड वर्क का। बोला एक्स पुरुषों द्वारा x+1 दिन में किया गया काम x+5 पुरुषों द्वारा x-2 दिन में किए गए काम के बराबर है, तो x का मान क्या है? देखो स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं कि टोटल वर्क जो होता है, कुल कार्य, वो होता है मैन इंटू डेज, ही कंसेप्ट है। सवाल में बोला है कि वर्क डन बाई एक्स मैन इन x+1 डेज, x आदमियों द्वारा x+1 दिन में किया गया काम इज इक्वल टू द वर्क डन बाई x+5 मैन, x+5 मैन इंटू इन x-2 डेज, इक्वल होना चाहिए। यहां से मुझे x का मान निकालना है। स्टूडेंट, या तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, इट विल टेक टाइम, या फिर मेरे दोस्तों मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, वही सबसे बेस्ट भी रहेगा। पहला ऑप्शन लेते हैं 5, तो 5 30 और 10 30 सेटिस्फाई करके x की जगह 5 रखेंगे, तो 5 गुणा 6 और 5 5 10, 5 - 2 3, 30 बराबर 30 सेटिस्फाई हो गया, x बराबर 5 पे। यही आंसर होना चाहिए, पहला ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये आसान सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 25 करो। बोला चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 6, BC बराबर 18, CD बराबर 6, अच्छा, और DA बराबर 10 है। यदि डायगोनल BDX है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? x की रेंज आपसे पूछी है। ओके, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। AB 6 है, ये AB बना लेते हैं। BC 18, 18 बना लिया। DA 10 है, ये मैंने DA बना लिया। अभी नहीं,
CD 6 है, ये मैंने CD बना लिया मेरे दोस्तों, और ये आपका DA 10 है, मैंने DA बना लिया। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ABCD, ये चतुर्भुज है ABCD, ठीक है ना। मैंने आपको सुविधा के लिए ऐसा चित्र बनाया है कि आपको देखने में लगे कि हाँ ठीक है डायग्राम। AB की लंबाई 6 है, BC की लंबाई 18 है, CD की लंबाई 6 है, DA की लंबाई 10 है। 4 भुजाएं दी हैं। बोला है डायगोनल BD अगर x है, ये विकर्ण BD अगर x है, BD इसकी लंबाई अगर x है, तो x की रेंज क्या होगी। देखो ऐसा सवाल किस तरीके से करोगे। आपको यहां पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ABD, दूसरा ट्रायंगल BCD। दोनों ट्रायंगल, जब भी आप किसी चतुर्भुज का विकर्ण खींचते तो 2 त्रिभुज बन जाते हैं। दोनों ही ट्रायंगल में डायगोनल BD कॉमन है, तो यहां क्या लगा दो, ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा दो। आप ये बात जानते कि किसी भी त्रिभुज की भुजा की लंबाई अदर 2 साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और अदर 2 साइड के सम से छोटी होती है। तो हम यहां पे ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे कि आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABD को मुझे निकालना x, तो x की जो वैल्यू होगी अदर 2 साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी। 10 और 6 का डिफरेंस 4 से बड़ी होगी, और 10 जमा 6 16 से छोटी होगी। लेकिन वहीं अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, तो ये जो भुजा है BD जिसको x बोला गया है, इसकी लंबाई बाकी दोनों के अंतर से बड़ी होगी। 18 - 6 12 से बड़ी होगी, और इनके सम 18 + 6 24 से छोटी होगी। ये आया। इन दोनों रिजल्ट को मुझे कंबाइंड करना है बेटा, कंबाइंड। देखो ध्यान से सुनो, x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए और x का मान 12 से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या लूंगा, 12 से बड़ा। भाई 4 से बड़ा तो 5 भी है, लेकिन 12 से बड़ा लेना है वैल्यू, तो आपको 12 से बड़ी लेनी पड़ेगी। दूसरा मैं देख सकता हूं कि x का मान 16 से छोटा होना चाहिए, 24 से छोटा होना चाहिए। देखो मेरे प्यारे भाई, 16 से छोटी संख्या ऑटोमेटिकली 24 से छोटी होंगी। नहीं कि x का मान मजबूरी है कि 12 16 के बीच में लेना पड़ेगा। यह आंसर है बी ऑप्शन, एकदम ठीक है, 12 16 के बीच में। गजब का सवाल, बेहतरीन। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ये 2 कंसेप्ट को यहां पर बहुत सुंदरता के साथ मिक्स किया गया है। अब हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पर ही नहीं, हम बाकी सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम आईडी हो, चाहे वो हमारा टेलीग्राम चैनल हो। टेलीग्राम चैनल तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। हमारा फेसबुक पेज भी है, हालांकि फेसबुक की आजकल कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन उस फेसबुक पेज पर भी हम मेहनत करते हैं। डेली उस पर क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, है ना, कंसेप्चुअल रील्स अपलोड करते हैं, मोटिवेशन लाइंस आपके लिए जो है वहां पे डाली जाती हैं। और ट्विटर भी, ठीक है ना। ट्विटर जो है हमारा बहुत ही पॉपुलर है मेरे दोस्तों। पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरीके से मुझे गरियाते हैं, क्योंकि मैं दोनों की खाल खींचता रहता हूं। तो आप ट्विटर पर भी हमको जरूर फॉलो करें। जितने भी सोशल मीडिया हैं सारे वेरीफाइड सोशल हैंडल्स हैं, मैं और मेरी टीम इनको पर्सनली हैंडल करते हैं, ठीक है। आप जुड़ेंगे, हमारा सोशल नेटवर्क मजबूत बनाएंगे, तो हम और मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे भाई। चलिए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26 बनाएं। फिर से एक और सवाल आ गया है ज्यामिति का। बोला है इन ए क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर, ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज इंस्क्राइब्ड, व्हाट द रेशियो ऑफ कैपिटल आर टू स्मॉल आर। एक क्वार्टर सर्कल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो आपसे रेडियस का रेशियो पूछा है। हालांकि डायरेक्ट थ्योरम, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इस सवाल का आंसर ये आएगा ए ऑप्शन, मुझे याद है। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे क्वार्टर सर्कल आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, क्वार्टर सर्कल आप जानते हैं, सर्कल का 1/4 हिस्सा इस प्रकार से। यह है क्वार्टर सर्कल, इस सर्कल का 1/4 हिस्सा है। अब इसके अंदर मेरे प्यारे भाई एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से। इसके अंदर जो है मेरे दोस्तों इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों, क्वार्टर सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। क्वार्टर सर्कल की जो रेडियस है वो सवाल में कैपिटल आर बताई गई है। और क्वार्टर सर्कल चतुर्थांश जो है ना,
ये चौथाई वृत्त जो है चतुर्थांश बोले, इसके अंदर जो सर्कल बना है, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर बनाएगी, माना इस सर्कल का सेंटर है ओ। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में मेरे दोस्तों क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाई है तो ये क्वार्टर सर्कल भी सर्कल का हिस्सा, ये क्वार्टर सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये टचिंग पॉइंट है। आपको पता है कि ये दोनों सर्कल अंदर से टच कर रहे हैं। जब भी दो सर्कल अंदर से टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी लाइन में आते हैं हमेशा। तो यहां पर भी तो ऐसा होना चाहिए, ये जो तीनों हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं। क्वार्टर सर्कल का है ना, चौथाई वृत्त का सेंटर, सर्कल का सेंटर और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में आएंगे। सवाल में कहा गया है कि सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। अब आप मुझे बताओ, देखो ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी तो सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। अगर आप गौर से देखो एक कोने में क्या बन गया, स्क्वायर नहीं बन गया। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा। चारों कोण 90 डिग्री हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर होना चाहिए, ये भी स्मॉल आर होना चाहिए। तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई, अगर स्क्वायर की साइड स्मॉल आर है तो ये स्क्वायर का क्या डायगोनल, तो जो लेंथ है यहां से यहां तक की ये कितनी आ गई, अंडर रूट 2 आर आ गई, रूट 2 आर। ये लेंथ यहां से यहां तक की रूट 2 आर हो गई। स्क्वायर का डायगोनल मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये रूट 2 आर। आप बोलोगे आंसर रूट 2 आर, ठीक है। आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे सर ये जो लेंथ है सर्कल की रेडियस है ना, स्मॉल आर। तो आप बताओ ये जो टोटल है, ये टोटल लेंथ कितनी है मेरे प्यारे भी, कंप्लीट लेंथ कितनी है, अंडर रूट 2 आर, ये स्मॉल आर, ये अंडर रूट 2 आर मेरे दोस्तों, स्मॉल आर कितना है अभी, ये अंडर रूट 2 आर और ये स्मॉल आर, ये टोटल लेंथ कितनी है मेरे प्यारे भी, तो आप कहोगे सर अंडर रूट 2 आर प्लस स्मॉल आर। ये जो है ये क्वार्टर सर्कल की रेडियस ही तो है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये मेरे दोस्तों इस चौथाई वृत्त की त्रिज्याई तो है, कैपिटल आर ही तो है, चौथाई वृत्त की त्रिज्याई तो है कैपिटल आर। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से आर कॉमन आ जाएगा, स्मॉल आर कॉमन आ जाएगा, बराबर मेरे दोस्तों ये हो गया। ये फॉर्मूला मुझे याद है। यहां से आपसे जो पूछा गया वो कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो पूछा गया, स्मॉल आर उधर चला जाएगा, तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर रूट 2 + 1 सवाल का आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये सवाल नया नहीं है बेटा, ये सवाल एसएससी में ऑलरेडी आ चुका है 6-7 साल पहले 2017 के मींस में। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर है 27। फिर से एक और शानदार सवाल त्रिकोणमिति चैप्टर से बनाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है बीच में, चलिए जी। यदि साइन माइनस कॉस प्लस 1 बटे साइन प्लस कॉस माइनस 1 बराबर पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा है, 2 बार लिख दिया, P प्लस क्यू का मान क्या है, आपसे पूछा है P प्लस क्यू का मान क्या है, ठीक है। ये आपको P प्लस क्यू बताना है। देखो अगर आप यहां पे वैल्यू पुटिंग करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने थीटा को 45 रख दिया, तो सेक 45 से अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो P रूट 2 प्लस क्यू आ जाएगा। यानी कि वैल्यू पुटिंग से अगर आप करोगे तो P और Q का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू पुटिंग से तो हो जाएगा, पर यहां बेसिक ज्यादा बेहतर है, बेसिक बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखो बच्चों यहां सेक 10 है, तो यहां भी सेक 10 बना लेते हैं, राइट साइड में सेक 10 है तो यहां भी सेक 10 बना लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस से भाग दे देते हैं, अंश में भी और हर में भी कॉस से भाग देते हैं ऊपर नीचे, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और माइनस कॉस बटे कॉस क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और प्लस कॉस बटे कॉस क्या हो जाएगा, 1।
है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दिया जिससे कि सेक टेन बन जाए, क्योंकि टेन होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, इसलिए मैंने कॉस से भाग दिया। बेटे ये चीज तो जानी पहचानी है, ये चीज तो जानी पहचानी है तुम्हारे लिए, है भाई साहब। इस चीज को तुम बहुत बार करते आए हैं, बहुत बार। ठीक है भाई साहब, देखो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते हैं। ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल सवाल। देखो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इस 1 में भी टेन प्लस सेक होता है। अगर मैं 1 को लिख लूं, अगर मैं 1 को मेरे दोस्तों ये लिख लूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बात नहीं बन जाएगी, क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही इस सवाल को जल्दी करने का तरीका है, क्योंकि 1 में भी सेक प्लस टेन है। अब गौर से सोचो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक प्लस टेन यहां भी है, सेक प्लस टेन यहां भी है, तो मैं ऊपर से सेक प्लस टेन कॉमन ले लूंगा, ऊपर से मैं सेक प्लस टेन कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो यहां से बचेगा सेक प्लस टेन कॉमन ले लिया 1, यहां से बचेगा सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन में माइनस से गुणा होगी तो माइनस सेक प्लस टेन, माइनस सेक प्लस टेन, है ना। एक और तरीका भी है पर मैं यहां पर यही समझाऊंगा। और नीचे देखो सेम चीज है, ये टेन माइनस सेक प्लस 1, टेन माइनस सेक प्लस 1, ये कट गया, ये कट गया मेरे दोस्तों। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसकी जो वैल्यू आई है वो सेक प्लस टेन आई है मेरे दोस्तों, सेक प्लस टेन, ये इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो 2 स्टेप में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि सवाल में बोला है कि ये पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा है, सॉल्व करने पर आया सेक प्लस टेन, है ना। तो सेक का कोफिशिएंट 1 है, टेन का कोफिशिएंट 1 है, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लेंगे। सेक थीटा का गुणांक यहां पे 1 है, टेन थीटा की भी 1 है, तो p प्लस क्यू आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, ये भी पुराना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सवाल नंबर 28। दिस इज वेरी वेरी शानदार क्वेश्चन। बोला है 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर से x मीटर और x प्लस 5 मीटर की दूरी पर उसके साथ एक ही सीधी रेखा में पॉइंट ए और बी से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, x का मान क्या है। शानदार सवाल बेटे। ये त्रिकोणमिति, अगर आप हमारा चैनल देखते हैं ना मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट कांसेप्ट समझा रखा है मैंने। क्या आप लोग जानते नहीं ये कंसेप्ट, मैं आपको बता देता हूं कि भाई जैसे टावर है, जैसे मेरे दोस्तों टावर है, अब इस टावर के बेस पर 2 पॉइंट है ना, इस टावर के बेस पर यहां पर 2 पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, 2 पॉइंट है। जैसे टावर है, इस टावर की हाइट h है, ये टावर का बेस है, इस बेस पर 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों, यहां ए और बी, ए और बी। कितनी दूरी पर, ये टावर के बेस से x दूरी पर एक पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट है वो टावर के बेस से, टावर के आधार से y मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से है कि इन दोनों पॉइंटों से, इन दोनों बिंदु ए और बी से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बेटा। पॉइंट ए और बी से ये जो टावर का टॉप है, इस टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल जो हैं उन्नयन कोण वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब भी ये जो है डायग्राम बनता है तो h का जो मान होता है वो हमेशा अंडर रूट एक्स वाई होता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द कंसेप्ट। यहां पर भी सेम यही है, एक टावर है, टावर की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके आधार से x और x प्लस 5 मीटर की दूरी पर सीधी रेखा में 2 पॉइंट ए और बी है, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, x का मान बताओ। तो 6 बराबर क्या होगा बेटा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है भाई, टावर के बेस से उसी के साथ सीधी रेखा में 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंटों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। तो यहां से x का मान तो मैं निकालूंगा नहीं, ऑप्शन से चेक करूंगा, ऑप्शन से 4 सेटिस्फाई कर रहा है, 4 मीटर।
4 रखोगे तो 4 इंटू 4 प्लस 5 9 है, ये आ जाएगा 4 नाम 36 कंडूट 6 संतुष्ट हो गए, ये आंसर है। एक्स की जगह 4 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। कंसेप्ट पता तो सवाल दफा। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 29। बताइए, गजब का क्वेश्चन है ये, बेहतरीन सवाल बोला है। यदि दो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए का एक जीरोज है, एक मेरे दोस्तों सॉल्यूशन है, तो पॉलिनोमियल के बाकी दो जीरोस के स्क्वायर का सम क्या है? बेहतरीन प्रश्न। देखो सवाल में 3-4 कंसेप्ट लगेंगे, मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है पोलिनोमियल, एक बहुपद है जिसकी डिग्री 3 है, जिसका हाईएस्ट टर्म 3 है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है भाई, इस पोलिनोमियल के क्या किए जाते हैं? फैक्टर, गुणनखंड। अगर मैं इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देता हूं तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और इस क्यूबिक इक्वेशन की, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा। उन्हीं को हम रूट्स भी कहते हैं, या फिर हम मेरे दोस्तों जीरोस भी कहते हैं। जीरोस या जीरो शून्य या मूल एक ही बात है। यानी कि अल्फा बीटा गामा एक्स की ऐसी वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा जो है वो एक्स की ऐसी वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, जहां एक्स की जगह आप अल्फा रखो, चाहे बीटा रखो, चाहे गामा रखो, इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स के ही 3 मान हैं। और आप जानते किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में तीनों रूट्स का जो सम होता है वो क्या है भैया? माइनस का बी बटा ए। दो का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों सी बटा ए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अल्फा बीटा गामा जो है वो हो जाएगा माइनस का डी बटा ए। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। एसएससी में रेयर सवाल आता है क्यूबिक इक्वेशन पे, वहां ज्यादातर क्वाड्रिक इक्वेशन पे आता है। बोला है यदि दो इस पोलिनोमियल का एक रूट है, एक सॉल्यूशन है, तो बाकी जो है जीरोस के स्क्वायर का सम, यानी कि एक रूट मुझे पता है। ध्यान सुनेगा, इस पॉलिनोमियल का एक रूट 2 दे रखा है, यानी कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 बराबर पुट करूंगा, तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ये जो क्यूबिक इक्वेशन बनी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए बराबर 0, ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन का मेरे दोस्तों एक 0 है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर 1 0 2 है तो 2 सेटिस्फाई करना चाहिए इसे। अगर इसका एक सॉल्यूशन 2 है, 2 संतुष्ट करना चाहिए। एक्स की जगह 2 रखो, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 माइनस 2 छिक्का 12 माइनस ए बराबर 0। 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि ए का मान 8 आ गया। तो अगर आपसे सवाल में ए की वैल्यू पूछी होती तो 8 आ जाता, यानी कि मेरे दोस्तों ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 बराबर 0। देखो बच्चों, या तो मेरे प्यारे भाई आप इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करो, फैक्टर, ठीक है भाई, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके करने के। आपको पता है कि एक रूट 2 है, बाकी रूट मैंने मान लिया कि एक अल्फा है एक बीटा है, एक रूट तो आपको 2 दिया, एक अल्फा एक बीटा, इनका सम क्या आएगा? इनका सम आएगा माइनस का बी बटाए, माइनस का बी बटाए, यानी कि माइनस का 3 बटाए माइनस 3, 2 उधर चला जाएगा, यानी कि आ गया माइनस का 5, माइनस का 5। अब बताओ, एक रूट 2 है मैंने मान लिया, बाकी 2 रूट अल्फा बीटा है, तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? रूट्स का प्रोडक्ट आएगा सी बटाए, सी बटाए का मतलब माइनस का 8, सॉरी माइनस का डी बटाए, माइनस का डी बटाए, तो माइनस कितना है? माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा? 8, 8 बटे 2 4, तो अल्फा इंटू बीटा 4 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों
कि भाई जोड़ के -5 आना चाहिए, गुणा करके 4 आना चाहिए। 1 4 हो गया भाई, 1 गुणा 4 4 होता है, लेकिन जोड़ के -5 आना चाहिए, तो -1 -4 लेना पड़ेगा। -1 -4, यानी कि इस पोलिनोमियल के, इस क्यूबिक इक्वेशन के जो अदर 2 जीरोज है वो -1 और -4 हैं। स्क्वायर का सम क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, तो 1 जमा 16 17। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 17। आप यहां पे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ओवरऑल ये अच्छा सवाल है। बच्चों को परेशानी हुई होगी इस सवाल को करने में। सवाल लेंगे बेटे दोस्तों यहां पर हम 30 नंबर क्वेश्चन बताएं। और ये मेरे हिसाब से तो मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें सबसे ज्यादा डराने वाला है, लेकिन आसान है। ये आसान क्वेश्चन है। सवाल में बोला ये गया है, मान लीजिए ए पी एक्स है, एक्स की पावर 4 प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नॉट। क्यों एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी 1 एक्स प्लस बी नॉट, ये बहुपद है। यदि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस पी एक्स के शून्यक हैं या फिर रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके जीरोज हैं या फिर सॉल्यूशन है या फिर रूट है। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे x की जगह अल्फा रखूं, या मैं बीटा रखूं, या मैं गामा रखूं, या डेल्टा रखूं, इसका मान 0 आएगा। ये मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा और लेमडा। देखो अल्फा बीटा गामा तो तीनों के हैं, कॉमन है। यहां का डेल्टा है, यहां लेमडा है। अल्फा बीटा गामा और लेमडा इस क्यू एक्स के मेरे दोस्तों क्या हैं? जीरोज हैं। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स बटे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा का मान क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, अगर किसी पोलिनोमियल के मेरे प्यारे भाई बात को सुनना, अगर किसी पोलिनोमियल के रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैं, उसके जीरोस अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो पोलिनोमियल क्या होगा? पोलिनोमियल होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। बोलो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे यह पूछता हूं कि एक इक्वेशन के, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, उसके रूट 5 और 9 हैं। एक द्विघात समीकरण के रूट्स या फिर जीरोज या फिर सॉल्यूशन या फिर हल 5 9 है। बताओ द्विघात समीकरण क्या होगी? तो द्विघात समीकरण जो होगी वो होगी एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 की गुणा करके 0 करना पड़ेगा, तब द्विघात समीकरण बनेगी। एक्स माइनस 5 को 0 करेंगे तो एक रूट 5 आ जाएगा, एक्स माइनस 9 को 0 करेंगे एक रूट 9 आ जाएगा। तो पोलिनोमियल क्या रहेगा? एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9। तो यहां पर भी ऐसा ही है, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा मेरे दोस्तों जीरोज हैं तो ये पोलिनोमियल होगा। इसको इक्वल 0 के पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 4 डिग्री की, जहां से एक्स का मान अल्फा बीटा गामा और डेल्टा आएगा। इसी तरीके से क्यू एक्स, भाई क्यू एक्स के रूट क्या है ये? तो क्यू एक्स बराबर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों क्यू एक्स बराबर होगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस लेमडा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गई भाई वैल्यू पी एक्स की और क्यू एक्स की। आपसे पूछा है पी एक्स माइनस क्यू एक्स बटे ये, पी एक्स माइनस क्यू एक्स बटे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। आप बताओ, अगर मैं पी एक्स को एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा से भाग दूंगा तो भाग देने पर क्या बचेगा? एक्स माइनस डेल्टा बचेगा, एक्स माइनस डेल्टा बोलो माइनस। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस क्यू एक्स को, जो क्यू एक्स है, इस क्यू एक्स को एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा से भाग दूंगा, ये उधर भाग में चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स माइनस लेमडा बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही बचेगा। हाँ, अब बताओ बेटे, एक्स से एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों लेमडा माइनस डेल्टा, और ये सवाल का आंसर था लेमडा माइनस डेल्टा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। और बेहतरीन
1 नंबर सवाल है ये, क्लासिकल क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछा गया है पॉलिनोमियल के। मुझे लगता है कि आप में से ये सवाल सभी को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ सीडीएस 2024 के टॉप क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको 30 वो क्वेश्चन करवाए हैं जिनके दोबारा से एग्जाम में रिपीट होने के चांस हद से ज्यादा हैं। हर एक चैप्टर का सवाल इसमें कवर किया गया था मेरे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, कुछ क्वेश्चन पुराने जरूर होंगे, लेकिन फिर भी आपको करने में मजा आया होगा, ठीक है ना। अगर आप पूरा पेपर, अगर आप मेरी तरह स्किल डेवलप करना चाहते हो मैथ में और चाहते हो कि भाई हम भी टफ एग्जाम्स के सवालों को हवा में उड़ा दें जिससे कि इजी सवाल हमारे आसपास भी ना भटक पाए, तो आप कैरियर एप्लीकेशन पर जो हमारा बिगिनर बच्चों के लिए, बेसिक बच्चों के लिए जो बैच है 0 to हीरो, आप उस बैच को मेरे दोस्तों यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, कैरियर एप्लीकेशन पे। ये बैच कैरियर एप्लीकेशन पर हर महीने के लगभग मिड में आता है। अभी इस बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है मेरे दोस्त, आप इसमें रोल कर सकते हैं। 0 to हीरो बैच कंप्लीट करने के बाद आप भारत का कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो है बैच पेपर दें, चाहे आप रेलवे का पेपर दें, चाहे पुलिस का पेपर दें, चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप सीडीएस का पेपर दें, इवन आप कैट का पेपर भी देंगे तो भी आपको मैथ से डुएबल लगेगा और आप अच्छा खासा स्कोर उसमें करोगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ आपको पता ही है कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करवा दी है विद आंसर की के साथ, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें सीडीएस में पूछे गए मैं कठिनतम सवालों को करवाऊंगा जो पेपर में आए हैं, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के। धन्यवाद भाई।